हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर बैच में। तो ऑलरेडी एटम्स एंड न्यूक्लियाई के ऊपर एक क्लास आ चुका है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम का बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हमने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उनका ड्रॉबैक्स पढ़ा, फिर वहाँ पर जाकर बोल्स का पोस्टुलेट पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो लास्ट लेक्चर में किया, तीन चीज़ें, कि रेडियस ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ एटम एंड एनर्जी ऑफ एटम। इन तीनों का शॉर्टकट भी मेथड आप लोगों को बताया था, बोर रेडियस से कैसे निकलते हैं, उसके बाद जो हमारा v0 इनिशियल वेलोसिटी से कैसे करते हैं, एनर्जी -13.6 का जो रिलेशन वो बताया था। आज उस एनर्जी पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे, इसलिए अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो ये वाला क्लास समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जो मेरा फर्स्ट क्लास था इस टॉपिक का, उसको देखने के बाद ही ये वाला देखना। मैंने बहुत ही डिटेल्स में वहाँ कराया है, हर एक चीज़ को मैंने आप लोगों के लिए बताया था, इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वो वाला देखिए फिर इसमें आइए तो अच्छे से समझ में आएंगे। डायरेक्टली इसमें आएंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन उसमें फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स फीलिंग के बिना कुछ नहीं है। फीलिंग के लिए आप लोग को हर एक चीज़ एक सीरीज में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड एंड स्पेक्ट्रल लाइंस। तो एनर्जी बैंड या स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पीछे वाला चीज़ रिवाइज कराता हूँ। हमने जो बोला था कि कोई भी एटम का एन स्टेट में एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए। एनर्जी ऑफ एन स्टेट याद कीजिए क्या था, En -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अगर मैं एन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर बोलूं, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बोलूं तो क्या होगा, Z = 1 हो जाएगा। सो मैं इधर लिख सकता हूं, Z तो 1 हो गया तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो हम लोग n = 1 बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी कितना होगा बोलिए तो? ग्राउंड स्टेट जब n = 1 होगा तब E1 कितना होगा, -13.6/1², दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब जब n = 2 होगा तब E2 क्या होगा, -13.6/2² का मतलब 4 होता है। याद कीजिए क्या बोला था, 4 करने से क्या होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कीजिए, क्योंकि 4 अगर होगा 4 3 12, 1 आएगा 3.4 आ जा रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये वाला मैंने पिछले दिन में बोला था, फिर से मैं थोड़ा यहाँ से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। n = 3, सो E3 क्या होगा, -13.6/3²। याद कीजिए क्या होगा, 1.9 151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और भी आगे जाएंगे तो देखिए इसको 13.6/9 कीजिए ना, कितना होगा, देखिए 9 1 9, 4 आएगा, 46, 9 5 45, 1 आ रहा है, फिर 1, सो हमारे पास जाएंगे तो 1.51 के आसपास आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही मैंने किया इधर। अगर बोलो थर्ड एक्साइटेड स्टेट n = 4 होने से E4 क्या होगा, -13.6/4²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे हमारा चलता रहेगा, तो जहां भी जाएंगे ऐसे करके हमारा चलता रहेगा, जितना आगे जाएंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड, ऐसे करके चलता रहेगा। एक चीज देखिए, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही बड़ा गैप है, देखिए -13.6 -3.4, लेकिन इधर गैप थोड़ा कम गया, इधर गैप थोड़ा और कम गया, और आगे जाएंगे तो और गैप कमता रहेगा। अगर मैं E5 करूं तो E5 के लिए क्या होगा, E5 के लिए होगा -13.6/5², 5² में 25, मतलब और भी कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट से जितना ऊपर जाएंगे, तब हमारा एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप है उतना कम होता रहेगा, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे करके फर्स्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो कोई भी एटम जब अपना ग्राउंड स्टेट में रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इस कोई भी एटम का ग्राउंड स्टेट में रहता है, उसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट रहता है। अब इसको मैं एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझाऊंगा, पहले इसको अगर नोट डाउन करना चाहते कर लीजिए कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है, इतना। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में करेंगे इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, ऐसा करके हमारा चलता रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अगर डायग्राम में इन सब चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए क्या आएगा। ये डायग्राम भी मैंने पिछले दिन बोला था, लेकिन इसको पहले समझना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर हमारा डायग्राम है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, अगर E1 है ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
n इक्वल्स टू 1। फिर थोड़ी देर ऊपर, बहुत ऊपर जाके मेरा E2 क्या हो गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर क्या है, n इक्वल्स टू 2 है। फिर थोड़ा ऊपर जाके E3 क्या होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थोड़ा ऊपर जाके E4 क्या होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जितना ऊपर जाएगा गैप हमारा उतना कम होता रहेगा, तो ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन जितना ऊपर जाएगा ऐसे करके हमारा एनर्जी बैंड उतना गैप उन लोगों के बीच में कम होता रहेगा। ऐसे कम होते 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 जब मेरा E इन्फिनिटी तक जाएगा तब मेरा वो 0 होगा। जब मेरा E इन्फिनिटी तक जाएगा तब वो जाके 0 होगा। ये हमारा थ्योरी है। ये n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है। ये वाला है हमारा ग्राउंड स्टेट, ये वाला है ग्राउंड स्टेट, ये वाला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसा करके हमारा जा रहा है फर्स्ट सेकेंड ग्राउंड स्टेट, ऐसा करके हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसा करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसा करके हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये है हमारा पूरा एनर्जी बैंड डायग्राम। अभी देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हमने सुना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम अगर हाई स्टेट से लो स्टेट में आता है तो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। याद आ रहा है ना? वहीं से हम स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बोर्स थ्योरी में दोनों चीज हमने पढ़ा था, याद कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लो टू हाई लेवल, लो लेवल से हाई लेवल जब जंप करेगा क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। याद कीजिए बोर्स का थ्योरी में, बोर का पोस्टलेट में हमने पढ़ा था। और एक पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां, हाई टू लो लेवल। हाई टू लो लेवल क्या होगा बोलिए, एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी रेडिएट होगा। ठीक है, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एक में एनर्जी रेडिएट होगा। सो अभी देखिए मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल जंप करेगा, लो लेवल से हाई लेवल जब जंप करेगा इधर हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसलिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में वो सबसे स्टेबल रहता है, तो इसको बहुत ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको यहाँ से जंप करवाने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी वो अभी हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो इधर ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, यहाँ से भी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। तो अलग अलग केस आ सकता है ना। अभी अलग अलग केस को हम लोग समझेंगे कि यहाँ से यहाँ आने से भी क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगा, यहाँ से यहाँ आने से भी एनर्जी रेडिएट होगा। तो हर एक चीज़ में एनर्जी रेडिएट होगा ना। तो हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि अलग अलग एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कैसे एनर्जी रेडिएट होगा, उसको हम लोग देखेंगे। अगर मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोगों को समझाऊँ और भी आप लोगों को क्लियर होगा कि हाई लेवल से लो लेवल, ये अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। एनर्जी तो आप लोग समझ गए कैसे हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए। सो देखिए इसके बाद हम लोग इक्वेशन में एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझिए, पहले फीलिंग लीजिए, फिर हम लोग इक्वेशन मैथमेटिकल डायरेक्शन सब करेंगे। ये है न्यूक्लियस, इसके सामने सबसे पहला शेल है के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, फिर ओ शेल। डायग्राम अच्छा हो रहा सर्कल पूरा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 है, ये n इक्वल्स टू 4 है, ये n इक्वल्स टू 5 है। ये वाला हमारा k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, o शेल, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या हो रहा है। हमारा कोई भी एटम यहाँ से l शेल से k शेल जंप कर सकता है, l शेल से k शेल जंप कर सकता है, यहाँ से भी इधर जंप कर सकता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक जंप कर सकता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने जंप कर सकता है। तो जब भी ये जंप करेगा हाई लेवल से कौन सा लेवल में आ रहा है, देखिए ये के शेल है, ये के शेल है, तब क्या होगा, इधर से धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट होगा, एनर्जी एमिट होगा, रेडिएशन एमिट होगा, यहाँ से रेडिएशन एमिट होगा। तो हाँ, तो ये जो जंप है किसी भी सेल से जब के शेल में जंप होगा तब हमें जो रेडिएशन मिलता है उस रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलिए तो, उसको बोलते हैं लाइमन रेडिएशन या लाइमन सीरीज। मैं ब्लॉक लेटर में लिख रहा हूं, समझ पाएंगे, LYMAN, लाइमन सीरीज। मतलब जब किसी भी शेल से के शेल में आके गिरेगा जो रेडिएशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। समझ पा रहे हैं? अभी देखिए, अभी फिर से किसी भी सेल से
एल शेल में आ सकता है ना, ये के शेल में था, अगर हम लोग बोले एल शेल में आए, ये वाला हमारा एल शेल है, तो एल शेल में आ सकता है ना रेडिएशन, आ ही सकता है, हमेशा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं से भी इधर आ सकता है इलेक्ट्रॉन जंप करके, इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके भी इधर आ सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ सकता है। तो जब भी किसी भी सेल से हमारा एल सेल में जंप करेगा तब हमें जो सीरीज मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज, BALMER। इसको और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, पहले से फीलिंग लीजिए, जब भी जंप करेगा यहाँ से तो रेडिएशन एमिट होगा, यहाँ से तो ऐसा करके रेडिएशन एमिट होगा, तो जब भी रेडिएशन एमिट होगा वहाँ पर क्या सीरीज एमिट होगा, बामर सीरीज होगा। तो पहला स्टेट में क्या आ गया, लाइमन, उसके बाद आ गया बामर। तो एल शेल हम समझ गए। इसके बाद कौन सा शेल है बोलिए, तो एम शेल है। तो किसी भी जगह से हमारा इस एम शेल में तो आ सकता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ से भी एक इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, या किसी दूसरा ऑर्बिट से भी तो इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो जब भी एम ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तब जो सीरीज हमें मिलता है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं पासन सीरीज, PASCHEN, इसको बोलते हैं पासन सीरीज। समझ पा रहे हैं, किसी भी सेल से जब एम शेल में आएगा उसको बोलेंगे पासन सीरीज। फिर देखिए हमारा एम तो हो गया, फिर एन में अगर आना चाहिए, ये वाला एन है, तो कहीं से तो एन में आ सकता है, कहीं से दूर से हमारा ऑर्बिट एन में आ सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एन में आएगा, एन शेल में जब भी आएगा, N=4 में आएगा, तब हमारा जो वाला सीरीज मिलता है उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद जो लास्ट सेल ओ शेल, ओ शेल में भी तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं से भी अगर इधर ओ शेल में आए, ये हमारा ओ शेल हो गया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर ओ शेल में आए जब N=5 हो रहा है, तब जो वाला सीरीज हमें मिलेगा उसे बोलेंगे फंड सीरीज, इसको बोलेंगे फंड, इसे बोलेंगे फंड सीरीज। तो ये है पूरा स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि इधर भी हमारा रेडिएशन एमिट हो रहा है, इधर भी रेडिएशन एमिट हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना, इधर भी रेडिएशन एमिट हो रहा है। पहले इसको समझिए कैसे हो रहा है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके जब भी हाई लेवल से लो लेवल जंप करेगा तो सीरीज एमिट होगा, एक रेडिएशन एमिट होगा। वो रेडिएशन का पूरा मैंने आप लोगों को चार्ट बता दिया, कहाँ से कौन सा रेडिएशन एमिट होगा। पहले इस वाला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको पहले ले लीजिए, फिर आप लोगों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। देखिए ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए मतलब कहीं से भी हमारा एटम मतलब के शेल में आ सकता है, एल शेल में आ सकता है, मतलब हायर लेवल से जब भी लोअर शेल में आएगा, जब भी आएगा तो हमारा ये सीरीज एमिट होगा। जब भी हमारा कोई भी हायर लेवल से, जब मैं इधर भी शॉर्ट में एक चार्ट में लिख दे रहा हूँ कि इधर अगर शॉर्ट करके मैं लिख दे रहा हूँ, अगर कहीं से भी मतलब एन कहीं से भी अगर मेरा इधर जो भी आएगा कहाँ तक, अगर हमारा कहीं से भी आया N=1 में, मतलब के शेल में अगर आया, कहीं से भी आया तो क्या होगा, लाइमन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। फिर N=2 में आया, मतलब एम शेल में आया, सॉरी एल शेल में आया, कहीं से भी इधर आया मतलब एल शेल, देखिए के एल शेल में आया तो क्या सीरीज ऑब्जर्व होगा, बामर सीरीज, ठीक है। फिर N=अगर 3 में आया, 3 मतलब कौन सा हो गया, 3 मतलब बोलिए देखिए एम शेल, तो एम शेल में आएगा तो कौन सा सीरीज ऑब्जर्व होगा, एम शेल में आएगा, इस सबको लिखिए, फिर मैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कराऊंगा। एम शेल में आएगा तो बोलिए क्या होगा, पासन सीरीज, इसको याद रखना पड़ेगा। उसका N=4 में एन शेल में जब आ जाएगा क्या होगा, पासन के बाद क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद N=5 में जब आ गया दैट इज ओ शेल, इसमें क्या ऑब्जर्व होगा, इसमें ऑब्जर्व होगा फंड सीरीज, यहाँ पर फंड सीरीज। तो ये नाम याद कर रखिए, 5 चीज याद करके, और भी है, हम और भी आगे जाएंगे तो हम्प्रे सीरीज बोल के एक सीरीज है, लेकिन वो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये 5 जानने से आप लोगों का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला आप लोग समझिए। अभी इसको हम लोग देखेंगे कौन सा विजिबल रेंज में है, कौन सा नॉन विजिबल रेंज में है। एक बात आपको जान के आश्चर्य होगा, इतना सब जो सीरीज निकल रहा है, हम लोग जब ह्यूमन जो आंख से देख पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बामा सीरीज देख पाते हैं। और हाँ, लाइमन पहला है सीरीज में, लेकिन लाइमन से पहले बामर डिस्कवर हुआ। क्यों पता है, क्योंकि बामर है विजिबल रेंज में, बाकी लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट ये विजिबल रेंज में नहीं है। लाइमन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, ये वाला इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड। सिर्फ हम जो आंखों से जो देख पाएंगे वो सिर्फ बामर सीरीज को देख पाएंगे, इसलिए बामर पहले डिस्कवर हुआ था। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मतलब ये जो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे ना, एटम से न्यूक्लियर, जितना अंदर घुसेंगे उतना इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मिलता रहेगा। अभी तो सिर्फ बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी और भी डिटेल्स में हम लोग अंदर घुसेंगे, कैसे ये काम कर रहे हैं, जब रेडिएशन आएगा कैसे एमिट हो रहा है, कैसा वेवलेंथ होगा, हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। इसका वेवलेंथ कितना शिफ्ट होगा, कब हाईएस्ट वेवलेंथ होगा, कब लोएस्ट वेवलेंथ होगा, तो समझ पा रहे हैं ना, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए
अभी ये तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझ लिए, अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में समझते इसको तो क्या होता, देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में समझते तो देखिए क्या होगा। देखिए अगर एनर्जी बैंड डायग्राम में समझते तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर हमारा अलग अलग एनर्जी बैंड है, ऐसा करके चलेगा। तो ये क्या है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, इधर आपको देखने में आसानी होगा। यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है, n इक्वल्स टू 5 है, फिर ऐसा करके चलता रहेगा और भी क्लोज आ जाएगा। यहाँ पर n इक्वल्स टू 6 है, तो ऐसा करके चलता रहेगा। इधर हमारा ऐसा करके एनर्जी हमारा चेंज होता रहेगा, एनर्जी चलता रहेगा, यहाँ पर हमारा अलग अलग लेवल चलता रहेगा। सो ये जो पहला लेवल है, कहीं से भी जब पहला लेवल में आएगा, यहाँ से फर्स्ट लेवल, यहाँ से फर्स्ट, कहीं से भी, मतलब यहाँ से भी आ सकता है या यहाँ से भी आ सकता है। जब फर्स्ट लेवल में आएगा मतलब यहाँ पर देखिए जब होगा n1 इक्वल्स टू 1, n2 हमारा 2 3 4, n2 मतलब जहाँ से आ रहा है, n2 मतलब जहाँ से आ रहा है वो कुछ भी होता रहेगा, तब जो सीरीज होगा उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। और ये वाला कौन से रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, ये वाला यूवी रीजन में है, ठीक है। तो लाइमन हम लोग खाली आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो लाइमन सीरीज क्या होगा, यूवी रीजन में। इसको अच्छे से लिखिए, नोट डाउन कीजिए। फिर कहीं से भी अगर n इक्वल्स टू 2 में आया, कहीं से भी अगर n इक्वल्स टू 2 में आया, मतलब n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 3 4, ऐसा करके चलता रहेगा। तब जो सीरीज हमें मिलेगा उसे बोलते हैं बामर सीरीज। और बामर क्या रीजन में है, विजिबल रीजन में है, बामर है विजिबल रीजन में, बामर है, ठीक है। उसके बाद कहीं से भी अगर बामर के बाद कहाँ आएगा, बामर के बाद कहाँ आएगा, कहीं से अगर n इक्वल्स टू 3 में आया, सो n1 इक्वल्स टू 3 होगा, n2 इक्वल्स टू 4 5, ऐसा करके चलता रहेगा। तो ये जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, पासेन सीरीज, इसको बोलेंगे पासेन। और पासेन का मतलब कौन सा रीजन में हो गया, ये वाला इंफ्रारेड, ये वाला हो गया इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको और भी आगे बढ़ाएंगे समझने के लिए। ये जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं इसको पूरा एकदम दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए, कैसे काम कर रहा है। इंफ्रारेड समझ गए। फिर कहीं से भी अगर इधर आए, n इक्वल्स टू 4 में आए, कहीं से भी n इक्वल्स टू 4 में आए, सो n1 क्या होगा, n1 होगा 4, n2 होगा 5 6, ऐसा करके चलता रहेगा। सो ये पासन के बाद क्या हो जाएगा, पासन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट भी कौन सा रीजन में है, इंफ्रारेड रीजियन, इंफ्रारेड रीजियन में क्या है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट। फिर कहीं से भी अगर ब्रैकेट के बाद कहीं से भी कहाँ आएगा, बोलिए कहाँ आएगा, n इक्वल्स टू 4 के बाद n इक्वल्स टू 5 में, कहीं से अगर n इक्वल्स टू 5 में आए मतलब हमारा यहाँ पर आए, कहीं से भी अगर मेरा यहाँ पर आए मतलब n1 हो जाएगा 5, n2 हो जाएगा 6 7 8, ऐसा करके चलता रहेगा। तो कौन सा सीरीज होगा, तो उधर होगा हमारा, बोलिए क्या, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, बोलिए बोलिए बोलिए, फंड सीरीज, हाँ ठीक बोले, PFUND, फंड सीरीज इसको बोलेंगे। और ये भी कौन सा रीजन में है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, समझ पा रहे हैं। सो ये है हमारा पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज और ये है हमारा पूरा स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ पर अलग अलग शेल अगर मैं इधर साइड में लिख दूं आपको समझने में आसानी होगा। हर एक चीज आपको डिटेल्स में हम लोग कराएंगे, कहीं भी कोई डिटेल्स में कमती नहीं होगा। ये वाला है के शेल, ये वाला एल शेल, ये वाला होगा एम शेल, ये वाला होगा एन शेल, एक मिनट, हाँ के एल एम एन, और यहाँ पर होगा हमारा ओ शेल, ठीक है। तो लाइमन, बामा, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा अलग अलग शेल, समझ पा रहे हैं ना कहाँ से क्या आ रहा है। तो इन सब, उसके बाद अगर ओ शेल में आए, मैं बोल ही देता हूँ, इतना जब बोल ही दिया हूँ, अगर यहाँ से अगर हमारा एन शेल तक ये वाला आया,
अगर हमारा ओ शेल में आए तो जो सीरीज होता है उसको बोलते हैं हम्फ्रे। जान के रखिए, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है। उस सीरीज को बोलते हैं हम्फ्रे सीरीज। फिर ऐसा करके चलता रहेगा, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइमैन, बामर और पासन, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग मैंने पूरा फन फैक्ट बता दिया कि यहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने सब बता दिया कहाँ से क्या आ रहा है। आप लोग यह आ सकता है कि हमारा इंफ्रारेड रीजन में क्या क्या आता है, आप लोग बोलिए। तो इंफ्रारेड रीजन में क्या बोला, पासन, बकेट, फंड। अगर बोले यूवी रीजन में कौन सा आता है तो लाइमन सीरीज। विजिबल में कौन सा आता है, बामर सीरीज। समझ पा रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। इस चीज को अगर लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मेन चीज में अंदर जाएंगे, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए अब ये वाला समझ लिए। अभी हम लोग देखेंगे काम कैसे कर रहा है। तो एक चीज देखिए, एनर्जी एक गैप आ रहा है यहाँ पर। जब भी यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए जब भी यहाँ से यहाँ आ रहा है एनर्जी तो रेडिएट हो रहा है, एनर्जी तो रेडिएट हो रहा है, लेकिन एनर्जी रेडिएट कैसे हो रहा है, क्योंकि इधर एक एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। कहीं से भी आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस होएगा, तो एनर्जी का डिफरेंस से इधर एनर्जी रेडिएट हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है उसी को हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, अभी चलिए बढ़ते हैं आगे। सो देखिए हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई एन का फॉर्मूला क्या है, -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अभी अगर एनर्जी दोनों अलग अलग लेवल से हमारे पास आता है, सो देखिए एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, N2 से इलेक्ट्रॉन जंप करता है N1 में, ऊपर से नीचे जंप करता है, तो हमारा एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एनर्जी क्या होगा, En2 माइनस En1, यही होगा ना ऑब्वियसली। मतलब -13.6 बाई N2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 बाई N1 स्क्वायर, यही आएगा। किस में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अभी देखिए हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, फोटोन के लिए एनर्जी का। यहाँ पर क्या निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है। तो फोटोन का थ्योरी हमें क्या पता है, फॉर फोटॉन्स, जबकि रेडिएशन निकल रहा है, तो रेडिएशन जब भी निकलता है तो रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए, E = h न्यू या h c बाई लैम्डा, प्लैंक का इक्वेशन, मैक्स प्लैंक इक्वेशन। तो इधर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा = h c बाई लैम्डा लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो बोथ साइड में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें इसको जूल में करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल करेंगे तो इसको 1.6 × 10⁻⁻19 करेंगे, तो एनर्जी मेरा जूल में आ गया है। तो बोथ साइड अगर देखिए मैं इधर क्या करता हूँ, 1/λ = 13.6 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या होगा, 13.6 अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो इधर मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, HC 13.6 कॉमन लेता हूँ, तो -1/N2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, N1 स्क्वायर इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यहाँ से 1/λ क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई HC 1/N1 स्क्वायर बाई 1/N2 स्क्वायर, ये वाला रहेगा ना ऑब्वियसली। अभी अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ और स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, 1/λ = 13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19, H का वैल्यू क्या है 6.626 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये वाला आएगा ना ऑब्वियसली। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा 1.09737 10⁻7, ये वैल्यू आएगा। बोलेंगे सर आपको इतना बड़ा वैल्यू याद क्यों था, इतना क्वेश्चन क्यों ना, ये वैल्यू याद ही हो चुका है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये वाला क्या आ गया, 1/λ का वैल्यू ये वाला आ चुका है। अभी ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। अब इसको मैं ऊपर जाके लिखूंगा, पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ तक पहले लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला हो गया 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3 4 5 हो चुका है स्क्रीनशॉट, यार लिख लिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए
देखिए यहां पर क्या होगा, 1 बाई लैम्डा 1.09737 10⁻7 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, ये r जो चीज है r को बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, r को हम लोग बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, और r का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, रीडबर्ग कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है मैं लिख के रखा हूं बोर्ड में 1.09737 10⁻7 मीटर इनवर्स, या इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बोले तो क्या हो जाएगा 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। बोलेंगे सर 10⁻7 हो गया, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए पॉइंट था, यहाँ पर एक डेसिमल था, इसलिए मैंने किया था, आप लोग डेसिमल नहीं भी करते तो भी होता। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग r को नियर अबाउट 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स से भी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, मतलब 1.09 10⁻7 नियर अबाउट इसको हम लोग करके क्वेश्चन कर सकेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा राइस, इसको नियर अबाउट ये वाला वैल्यू अगर लेंगे, अभी हम लोग करेंगे भी क्वेश्चन, आप लोग समझेंगे वहां से, लेकिन ये जो वैल्यूज है रीडबर्ग कांस्टेंट के, इसको अच्छे से याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और यहाँ यहीं से आप लोग को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो अभी अलग अलग चीज के लिए हम देखेंगे, लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, तो जब भी हमारा रेडिएशन एमिट हो रहा है तो उस रेडिएशन एमिट का वेवलेंथ कितना वो हमें इधर से मिल रहा है, तो यहाँ से जो लैम्डा है, लैम्डा एक्चुअली क्या मिला बोलिए तो, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो भी रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या है वो फॉर्मूला लैम्डा देता है। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक सीरीज में कितना एनर्जी होता है उसको हम लोग देखेंगे। सो देखिए, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर फिर से इक्वेशन, फिर हम लोग एक सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आया है, 1 बाई लैम्डा आर इंटू, बोलिए क्या है, r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये वाला वैल्यू हमारे पास आया है। सो अभी हम लोग एक एक चीज के लिए देखेंगे क्या होगा हमारा वैल्यू, ठीक है। सो देखिए, अभी अगर हम लोग एक नंबर के बोले फॉर n1 इक्वल्स टू 1 एंड n2 इक्वल्स टू 2 3 4 ऐसा करके चलता रहेगा, तो या मैं इसको लिख दे रहा हूं ऐसे कि अलग अलग सीरीज कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या सीरीज है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए क्या हो रहा है बोलिए, लाइमन सीरीज के लिए n1 इक्वल्स टू 1 n2 इक्वल्स टू 2 3 4 ऐसा करके चलता रहेगा। तो मेरा लाइमन सीरीज का 1 बाई लैम्डा एल क्या हो जाएगा, r इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, क्योंकि n1 का वैल्यू तो 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ऐसा करके चलता रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बोले नंबर 2 बामा सीरीज, बामा सीरीज में क्या होगा सर, बामा सीरीज में हमारा n1 इक्वल्स टू 2 होगा, n2 इक्वल्स टू 3 4 5 ऐसा करके चलता रहेगा, मतलब जितना भी दिया है उसके बाद से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। सो 1 बाई लैम्डा बामार के लिए बी लिख रहा हूं, r इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। फिर 3 बामार के बाद क्या है, पासन सीरीज। पासन के लिए क्या रहेगा, पासन सीरीज n1 इक्वल्स टू 3 n2 इक्वल्स टू 4 5 6 ऐसा करके चलता रहेगा। तो 1 बाई पासन के लिए p लिख रहा हूं, सो क्या होगा r इंटू 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर ऐसा करके समझ पा रहे हैं ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आप लोग ये सब चीजें जो समझ पा रहे हैं। देखिए अगर मैं बोलूं पासन के बाद क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा बोलिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 होगा 4 n2 क्या होगा 5 6 7 चलता रहेगा। तो क्या होगा 1 बाई ब्रैकेट बी आर में लिख रहा हूं, r इंटू 1 बाई 4 स्क्वायर बाई 1 बाई n2 स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद फंड सीरीज। फंड सीरीज में क्या होगा, n1 इक्वल्स टू 5 n2 होगा 6 7 8 ऐसा करके चलता रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा 1 बाई फंड, ये भी होगा r इंटू 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई
n2 ऐसा करके चलता रहेगा। ये है हमारा पूरा जो हमारा लॉजिक है। अभी एक एक का क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अंदर ये वाला हमारा कौन सा रीजन में हो गया, ये वाला अल्ट्रावायलेट, ये वाला विजिबल, ये वाला इंफ्रारेड, विजिबल, इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड। इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक का क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग सीरीज का क्वेश्चन कैसे होता है एक एक चीज करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। सो देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि ये हमारा सीरीज। अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोगों को मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालते हैं उसको आप लोग को सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। हम an electron jumps from n equals to 3 to n equals to 1. Calculate its wavelength। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो n equals to 3 से n equals to 1 में जंप कर रहा है। जब भी n equals to 1 में जंप कर रहा है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उसको निकालना है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। तो 3 से 1 में जंप कर रहा है। जब भी हमने इधर 1 देख लिया तो 1 देख लिया मतलब क्या सीरीज होगा, लाइमन सीरीज। ऐसे हम लोग याद करेंगे। 1 देख लिया तो क्या सीरीज होगा, 1 देख लिया तो इधर होगा लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज के लिए हमें क्या पता है, 1/λL, सो r इंटू 1/1² इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, 1² तो बोला है, लेकिन n2 का वैल्यू क्या बोला, कहाँ से आया, 3 से आया है। तो 3 से आया तो 1/3² दैट इज r इंटू 1 - 1/9। सो क्या हो जाएगा, r इंटू 1 - 1/9 मतलब क्या होगा, 9 - 1 दैट इज 8/9। अभी r का वैल्यू क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला था 1.09 इंटू 10⁷ इंटू 8/9। ये किसका वैल्यू है, 1/λL। मुझे क्या चाहिए, λL चाहिए। सो λL क्या हो जाएगा, बोलिए 1/1.09 10⁷ इंटू 9/8 हो जाएगा ना, उलट जाएगा तो वही तो होगा, उलट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 9/8 करने से क्या होगा, बोलिए 9/8 अगर करते हैं, 9/8, 8 1 से 8, 1 10, 8 1 से 8, 2 20, 8 2 से 16, 4 40, 8 5 1.125। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.125 आ रहा है, 1.125। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1.125। इसको मैं लिख सकता हूँ 1125/1090, एक जीरो मैंने बढ़ा दिया, 10⁻⁷, क्योंकि इधर 2 था इधर 3 था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1125/1090। तो 1125/1090 मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, 1125/1090 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 1090, 5 9 और 3 0 0 तो 35 हो रहा है। तो डेसिमल देंगे 350 और एक तो जीरो देंगे तो 303500, तो इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 0 3 9 27 2 313, तो 07322 ऐसा करके चलता रहेगा, 2300, फिर एक तो 0 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो नियर अबाउट हमारा क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 1.032 10⁻⁷ मीटर हमारा ये वाला आएगा। इसको अगर हम लोग एमस्ट्रॉन्ग में करेंगे तो इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1032, दैट इज 1032 एमस्ट्रॉन्ग। इधर रखने से भी आपको नंबर मिलेगा, इसमें भी नंबर मिलेगा। तो हमारा वेवलेंथ क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 1032 एमस्ट्रॉन्ग। बोलेंगे सर अगर मीटर इनवर्स में रखता क्या नंबर नहीं मिलता, ऑब्वियसली मिलता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मीटर इनवर्स में भी रख सकते हैं, इधर सॉरी मीटर इनवर्स नहीं, मीटर में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी भी रखेंगे। आपका जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य वेवलेंथ निकालना। तो कैसे टाइप का क्वेश्चन करना समझ पा रहे हैं ना, ऐसे आप लोग करेंगे, बहुत ईजी वे है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं एक स्पेशल टाइप का चीज को कराऊंगा कि आपको लाइमन, बामर, पासन से बोलेगा फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का खेल क्या है उसको आप लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन इसका पहले आप लोग को मैं एक आप लोग को थ्योरी बोल दे रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी निकालने के लिए बोलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जब भी आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है, इसको याद पूरा दिमाग में घुसा लीजिए, इसका मतलब है लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट
ट्रांजिशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। मतलब क्या है देखिए, अगर आपको बोले कि आप लोगों को कहीं कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब निकालना है, अगर एज फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो यहाँ पर अलग अलग सीरीज है, अलग अलग सीरीज है। सो यहाँ पर n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है। जब अगर मैं यहाँ के मतलब अगर मैं लाइमन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालूँ तो लाइमन का जो n1 होगा यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक n1 होगा 1, तो ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पर जो वेवलेंथ निकलेगा वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ क्या होगा बोलिए तो, जब इन्फिनिटी से जब आएगा, जब इन्फिनिटी से जब आएगा तब जो होगा वो होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये नहीं समझा ना, पता है आप लोग नहीं समझा, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मतलब जब भी आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे, n1 अगर आप लोग 1 लिखे, n2 को मतलब इधर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो n2 को आप लोग को 2 लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। और अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे तो n1 को अगर 1 लिखेंगे, n2 को आप लोग को लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी, की लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है ना, यहाँ से आप लोग को लिखना पड़ेगा। अगर मैं इधर बोलूँ दूसरा चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल था, दूसरा एक एग्जाम्पल अगर n1 अगर 3 होता है तो n2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन इधर अगर n1 3 होता है, n2 क्या होगा, 4 होगा। उसके नेक्स्ट वाला लेवल ही होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। फिर भी नहीं समझा ना, ठीक है, नहीं समझा, बहुत अच्छा। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा एक एक चीज़ का, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए हम बोलेंगे सर आप तो सिर्फ बोले जा रहे हैं, हमारा दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, लेकिन मैं तो हूँ घुसाने के लिए। वेट कीजिए, सब करेंगे, जल्दी जल्दी क्या आया। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। फिर हम लोग बामर का भी करेंगे, आप लोगों को तीनों को ही करवा दूंगा एग्जाम में, तीनों में से एक तो आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। सो देखिए ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे उसको देखिए। सो लाइमन सीरीज का हमें क्या पता है, लाइमन सीरीज के लिए 1/λL r × 1/1² - 1/n²। तो जब भी हम लोग देखिए क्या शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, तो थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने टेक्निक बोला, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बोलिए बोलिए बोलिए, कमेंट कीजिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए चाहिए लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। मतलब n1 अगर इसका 1 है, n2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जब मैं 1/λL लिखूंगा क्या होगा, r × 1/1² 1/∞। समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 होता है, मतलब r × 1 - 0 दैट इज ये वाला r हो जाएगा। तो हमारा λL का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/r। r का वैल्यू क्या है, 1/1.09 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर है वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करके अगर मैं शॉर्टकट बोल भी इधर मैं कर भी दूं, इधर क्या होगा 1, इधर है 1 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100/109 10⁻⁷। तो इधर मैं 100 लिखूँ, अगर इधर 109 एक डेसिमल देंगे तो एक 0 आ जाएगा। इंटू 9 अगर करते हैं, 9 9 81 8, सो 9 8 एक डेसिमल जाएगा 190, इंटू करेंगे तो 109 और एक डेसिमल 810। इसको इंटू 8 से अगर करते हैं, नहीं ये वाला 8 से नहीं होगा, 7 से जाएगा। 772 इधर हो रहा है। सो ठीक है, मैं नियर अबाउट 0.917 आ रहा है। सो नियर अबाउट 0.917 10⁻⁷ मीटर आ रहा है, नियर अबाउट ये आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9170 एमस्ट्रॉन्ग में लिख सकता हूँ नियर अबाउट। तो मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो मेरा मिनिमम वेवलेंथ कितना आ गया, 9170 एमस्ट्रॉन्ग आ चुका है। तो मीटर इतना था, वहाँ से मैंने 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ गया, 9170 एमस्ट्रॉन्ग आ चुका है। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेरे इधर आ चुका है। देखिए तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेरा क्या आया है, λL मिनिमम 9170 एमस्ट्रॉन्ग। अभी आपका काम क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। तो देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा सर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 होगा 1, लेकिन n2 उसका ठीक नेक्स्ट वाला लेवल होगा। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब उसका ठीक नेक्स्ट वाला, मतलब 1/λL = r × 1/1² -
टू स्क्वायर। तो आर का वैल्यू जैसे वैसे लिख देंगे 1 माइनस 1/4, सो क्या हो जाएगा 3/4 आर। तो यहाँ से लैम्डा एल क्या हो जाएगा 4/3 आर, दैट इज 4/3 इंटू 1.09 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अभी हमें इसका वैल्यू पता है 1/1.09 का वैल्यू पता है, क्या आया ये वाला, दैट इज 4/3 इंटू क्या आया 0.917 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 3 0 3 5 15, तो 0.3056 इंटू 4 करेंगे तो जो आएगा 4 6 24, 2 4 5 22, 2 12 आएगा। तो ठीक है, एक मिनट, हाँ 3 4 जा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाला आ रहा है, इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 करेंगे 3 तो आ जाएगा 122.4 एंगस्ट्रॉम। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेरा कितना आ चुका है, लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम कितना आ चुका है, देखिए मैक्सिमम आ चुका है वो, देखिए हमारा 122.4 एंगस्ट्रॉम, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ चुका है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या किया, n1 इन्फिनिटी n11 n2 इन्फिनिटी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमने लैम्डा मैक्सिमम जो किया तब n1 1 n2 है 2, तो क्या हो गया 1222.4 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, समझ पा रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल तो समझ गए, अभी हम लोग आगे और भी बढ़ेंगे। फिर ये वाला लाइमन के लिए था, फिर हम लोग बामर के लिए करेंगे। और आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ तक हमारा ये वाला आया है, एक मिनट 9170, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा 0.917 था मीटर इनवर्स। एक मिनट यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दिया, वहाँ पर मैंने जीरो क्यों बिठा, यहाँ पर जीरो नहीं होता, 0.917 था 0.917, तो मैंने इंटू ये किया तो सिर्फ 917 होता, जीरो इधर नहीं होता। क्यों बोलिए तो, क्योंकि एक चीज़ देखिए मैंने गलती लिख दिया, 0.917 10⁻⁷ मीटर इनवर्स था, सॉरी मीटर था। तो इसको जब एंगस्ट्रॉम में करेंगे इंटू 1000 करना पड़ता है, 10 क्यूब मतलब 1000 करना पड़ता है, तब जाके हमारा क्या होता है, ये वाला होता है। तो इसको 10 टू द पावर जब -10 करेंगे, 10 टू द पावर -10 करेंगे इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 करेंगे तो 3 तो जाएगा ना, मतलब ये वाला 917 एंगस्ट्रॉम होगा। या 9170 लिख दिया था, वो गलत लिख दिया था, 9170 नहीं होगा, 0.917 क्या होगा 917 एंगस्ट्रॉम होगा, वो थोड़ा गलत हो गया, तो उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। फ्लो में कभी हो जाता है। तो लैम्डा मीन और ये वाला आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट किसका निकला, लाइमन का। अभी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 अगर चेंज करके इसको लाइमन को हटा के अगर मैं इधर बामर कर दूं तो क्या होगा, तो बामर कर दूं तो क्या होगा, इधर मेरा क्या हो जाएगा, बामर बी हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा सर, देखिए कैसे करेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अभी आप लोगों को बोला क्या, बामर सीरीज के लिए जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करेंगे वो होगा लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या होगा, n1 होगा 2, n2 होगा इन्फिनिटी, एज सिंपल एज दैट। तो दैट मतलब 1/λ बामर इक्वल्स टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞। दैट इज r का वैल्यू क्या है 1.09 10⁻⁷/4। तो मेरा लैम्डा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/1.09 इंटू 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ही क्या है 400/109 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं से भी कर सकते हैं। 400 या 109, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा 3927, 2 327, सो एक डेसिमल करेंगे 730। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ना 7 से नहीं 6 से करना पड़ेगा, 54 5 6 7 76। इसको फिर से अगर मैं 7 से करूं तो 7 से करने से कितना हो, 7 9 जा कितना होता है बोलिए, 7 9 जा बोलिए, कमेंट कीजिए। हाँ जो आप लोग सोच रहे हैं 7 9 नहीं 7 से करेंगे, नहीं मैं उतना क्यों कर रहा हूँ, मैं उतना क्यों, ठीक है करे दादा। इसका 63 6 नहीं 763 ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 3.66 ही करना पड़ेगा, ऐसे कर चलता रहेगा। सो यहाँ पर मैं क्या होगा 3.66 इंटू 10⁻⁷ क्या होगा मीटर। ये वाला हमारा लैम्डा भी आ गया, इसको करेंगे तो 3660 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 3 to 0 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मिनिमम मेरा कितना आ चुका है
बोलिए मेरा मिनिमम वैल्यू कितना आ चुका है, देखिए यही हमारा जो आया वो बामा सीरीज का क्या हो गया मिनिमम। सो देखिए मिनिमम बामा सीरीज का कितना आ गया 36660। तो यहाँ पर मेरा बामा सीरीज का जो मिनिमम मेरा वेवलेंथ आ चुका है, मिनिमम क्या आ चुका है 3660 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालूं तो क्या होगा बोलिए। लॉन्गेस्ट के लिए आप सभी लोगों को पता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बोलिए क्या होगा, N1 होगा और 2, N2 होगा 3। ठीक, उसका नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें N2 होगा 3। ठीक, उसका अगले वाला नेक्स्ट वाला जो होगा, सो इधर क्या हो जाएगा 1 बाई बामर R इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, दैट इज R इंटू 1/4 माइनस 1/9, दैट इज R इंटू 9 माइनस 4 करेंगे तो 5/36 हो रहा है ना, 9 माइनस 4 5/36। तो लैम्डा बी क्या हो जाएगा 36/5R, दैट इज 36/5 इंटू 1.09 10⁻⁷। इसको सॉल्व करेंगे 36 के साथ, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 45 4 5.45 10⁻⁷। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3600 डिवाइड बाई 545 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इंटू अगर 7 करते हैं, 7 नहीं इंटू इसको हमें करना पड़ेगा 6 5 30 6 4 24 7 2 3 2 0 0 6 5 30 6 ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो देखिए 0 7 3 6 330 आ रहा है यहाँ पर, डेसिमल करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर 6 करेंगे 3270 0 300 इंटू 5 कर देंगे तो 6.65 आ रहा है। तो नियर अबाउट 6.65 10⁻⁷ मीटर आ रहा है ना, 6.65 10⁻⁷ मीटर आ रहा है नियर अबाउट। तो इसी का मतलब क्या है 6650 एंगस्ट्रॉम। तो मेरा मैक्सिमम वेवलेंथ बामा सीरीज का क्या आ गया 6650 एंगस्ट्रॉम। तो नियर अबाउट मेरा बामा सीरीज का मैक्सिमम आ गया 6650 एंगस्ट्रॉम। तो शॉर्टेस्ट भी निकल गया, लॉन्गेस्ट भी निकल गया। तो ऐसे टेक्निक से हम लोग शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं कहीं भी यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया हूँ, सब आप लोगों को मैं करके दिखा रहा हूँ। ये जो बच्चों के जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइड में, मैं अपने लिए डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं लिख सकता था कि आप लोग घर में कर लीजिए, या मैं कैलकुलेटर से करके बिठा सकता था। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मुझे पता है। ये कैलकुलेटर के बिना कैसे करेंगे वही मैं साइड में करवा रहा हूँ। नहीं है बच्चों जैसा डिवीजन करने में मेरा कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि ऐसा क्यों करूँ। ये मैं आप लोग सिखा रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन कितना जल्दी कर पाएंगे, बिना कैलकुलेटर का कितना जल्दी कर पाएंगे, उसी को मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो समझ गए। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप लोग समझ गए। तो पासन का आपका होमवर्क रहेगा, लाइमन और बामन मैंने सिखा दिया। सिमिलरली पासन का आप लोग खुद से करके कमेंट में बोलना कि सर क्या आया है। अगर जिन लोगों का सही होगा मैं उनको रिप्लाई दूंगा कि पासन का क्या क्या आया है। बामर और लाइमन तो सीख लिए, पासन जब आप लोग का करेंगे तब ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा। तो कैलकुलेट करके आप लोग पासन का आंसर बोलना, ठीक है। तो अभी लास्ट थोड़ा सा चीज़ बाकी है कि क्या सीरीज बाकी है। सर आपने तो एनर्जी बोल दिया, कैसे एनर्जी काम करता है, कैसे हमारा वेवलेंथ काम करता है, कैसे वेवलेंथ निकालेंगे, सब बोल दिया। एक थोड़ा चीज़ बाकी, उसको बोल के आज का क्लास एंड करेंगे। देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हो चुका है, ऑलरेडी कितना बड़ा हो चुका है। ठीक है, अभी भी 1 घंटा नहीं हुआ है आप लोग का, तो थोड़ा आप लोग को उसको बता देता हूँ। तो उसको बता के ये वाला टॉपिक एंड करूँगा, जिसका मतलब है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ तो निकल रहा है, तो वेवलेंथ जब निकल रहा है तो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, तो कितना सारा स्पेक्ट्रल लाइन निकल रहा है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। कितना स्पेक्ट्रल लाइन निकल रहा है, उसको एक फॉर्मूला है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला का प्रूफ आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आप लोगों का ये फॉर्मूला आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बहुत साल आया भी है एचएस में कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा n2 से n1 में, तो स्पेक्ट्रल लाइन तो निकलता है। तो कितना सारा स्पेक्ट्रल लाइन निकलता है इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 2 में जंप कर रहा है तो कितना सारा स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर निकालें तो क्या होगा
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स अगर निकालें सो क्या होगा, n2 का जगह क्या बैठेगा 5 - 2 इंटू 5 - 2 + 1 बाई 2 दैट इज 3 इंटू 5 - 2 3 + 1 4 बाई 2 दैट इज 2 कट गया दैट इज 6 लाइन्स निकलेगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं बोलूँ n = 2 से n = 1 में जंप किया, कोई भी मेरा इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 1 में जंप किया तो कितना सारा स्पेक्ट्रल लाइन निकले। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकलेगा ये भी देखिए। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हो जाएगा, बोलिए क्या होगा 2 - 1 + 1 बाई 2 दैट इज 1 इंटू 1 कट गया तो 2 बाई 2 दैट इज 1 लाइन। तो जब भी एक शिफ्ट होगा तो हमारा एक तो लाइन निकल रहा है, जब भी 5 से 2 होगा 6 लाइन्स। अगर मैं यहाँ पर और एक आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँ कि अगर n = 3 से n = 1 जंप करेगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है 3 - 1 इंटू 3 - 1 + 1 बाई 2 दैट इज 2 इंटू 3 बाई 2 दैट इज 3 लाइन्स। तो समझ पा रहे हैं ना, जहां से जहां जंप करेगा कितना लाइन सबमिट होगा, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बुक में ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एचएस एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला आप लोग को बता दिया। चलिए ठीक है। सो आप लोग ओवरऑल एनर्जी बैंड और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ओवरऑल यहाँ पर जाकर खत्म हुआ। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में, वहाँ पर मोजुलस लॉ पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हमने बताया आपको, इन सब चीज़ों को आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बोलना। आप लोग को फीलिंग ले पा रहे हैं कि नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आपको पढ़ाई जब करेंगे ना सिर्फ रट्टा मन से नहीं होगा, आपको फीलिंग लेके फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, फीलिंग नहीं लेते। और एक बात मानिए, यहाँ तक अगर आप लोग एक फ्लो में वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग भीड़ से बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है उनका पेशेंस लेवल बहुत कम है। ये जो 50 मिनट 1 घंटा का लेक्चर है, आप लोग इतना देर तक आपका जो पेशेंस एक साथ जस्ट बैठे हैं एक जगह में, तो आप लोग मानिए आप लोग भीड़ से बहुत आगे जा चुके हैं। आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। रील्स का ज़माने में 15 सेकंड 20 सेकंड के ऊपर कोई एक चीज़ देख ही नहीं पाता है। इसी जनरेशन में अगर आप, हाँ मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आप अगर यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं वीडियो देख के बिना बंद करके एक फ्लो में, तो आपका मानिए, मेरा बात मानिए, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। आपका अटेंशन स्पैम बहुत हाई हो चुका है और यहाँ तक बैठा रहना कोई आम बात नहीं है। मेरा जो लास्ट क्लास था, जो मेरा ये मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर का पहला लेक्चर था, वो भी 1 घंटा 20 मिनट का है। वो भी जो लास्ट तक आप लोग बैठे, अगर बैठे आप लोग क्लास किए तो आप लोग मानिए मेरा बात कि आप लोग बहुत ही आगे आ चुके हैं। अटेंशन स्पैम आजकल ग्रैब करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आप सभी लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।